अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा और एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है आप इस बारे में जान पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगेगा और उन्हें किस तरह से सोल्व करना है आप इस बारे में जान जाएंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 90, 60, 75 एंड 35। संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्तक आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखिए डिटेल मेथड क्या कहता है कि 90, 60, 75 और 35 का आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, आपने यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कम से कम दो वैल्यू कट रही हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 5 से देखो, 5 से मेरा ये भी कट रहा है, 5 से काटूंगा तो 18 पे कटेगा। ठीक है, 5 से काटूंगा तो 12 पे कटेगा, 5 से ये 15 पे कटेगा और 5 से ये 7 पे कटेगा। क्या फर्दर कोई दो वैल्यू कट रही हैं किसी एक नंबर से? तो आप कहेंगे 3 से ये 6 पे कट रहा है, ये 4 पे कट रहा है, ये 5 पे और ये 7 पे। फर्दर ये दो वैल्यू हमारी 2 से कट रही हैं, तो इनको भी काट दीजिएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और जो नहीं कट रही उनको एज इट इज आप नीचे लिख दें। अब कोई फर्दर दो वैल्यू ऐसी हमारे पास नहीं है जो हमारी किसी एक नंबर से कट रही हो, तो उसके बाद आपने करना क्या है, जितनी भी ये वैल्यू बच गई इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे 5 तिया 15 दूनी 30, तिया 90 दूनी 180, 180 पंजे 900 और 900 गुना 7 करेंगे तो 6300 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 6300। तो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। ये तो हो गया दोस्तों डिटेल मेथड, लेकिन हमें क्वेश्चन को इतना ज्यादा नहीं करना था। अब क्वेश्चन को मैं फिर से करके दिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरह से एग्जाम में डील करेंगे। देखो भाई, एलसीएम आपको बता दूं जिसे आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, वो एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो इनसे अगर डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो है वो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 90 से अगर मैं किसी को डिवाइड करूं तो 90 का तो चलो टेबल आ जाएगा, 35 का टेबल या 75 का टेबल, ये टेबल यानी कि पहाड़े हमें नहीं आएंगे। तो फिर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर का मतलब क्या, देखो जैसे मैंने यहां पे बोला कि इसको मैं बोल दूं कि 10 इंटू में 9, आप मुझे बताइए 10 गुना 9 90 होता है। तो अगर कोई संख्या 90 से कट रही होगी दोस्तों, तो वो संख्या 10 और 9 से भी कट रही होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो इस 90 के फैक्टर्स हैं। और ये जो फैक्टर्स बनाएंगे, होता तो 2 गुना 45 भी 90 था, 3 गुना 30 भी 90 हो जाता। फिर मैंने 10 गुना 9 ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर हैं ये को प्राइम फैक्टर हैं, यानी कि सह अभाज्य टुकड़े हैं। अब ये को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जो एक के अलावा किसी नंबर से ना कटें दोस्तों, उनको बोलते हैं हम को प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? बता दो मुझे एक के अलावा कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाएं, तो ऐसा कोई नंबर यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनसे हम ऑप्शन को काट के देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन यहां पर जो है वो कट जाएगी। तो अब देखो 10 से तो सारे कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं 9 से, तो 9 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उस नंबर के डिजिट्स का टोटल 9 से कट रहा होगा। यानी कि 7 और 2 9, इसके डिजिट का टोटल कितना बन रहा है 9, यानी कि वो 9 से कटेगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। 5 2 7 और 4 11, इसके डिजिट्स का टोटल 11 बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं होगी, इसको छोड़ दें। सिमिलरली 5 और 7 12 और 2 14, तो यहां पर भी 14 बन रहा है, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं होंगे। 6 और 3 9, ये वाला ऑप्शन भी कट रहा है और ये वाला ऑप्शन भी जो है वो हमारा 9 से
कट रहा है। तो आंसर ए और बी में से कोई हो सकता है। तो देखो हमने बिल्कुल भी सोल्व नहीं किया, जस्ट इसके फैक्टर्स हमने दिमाग में सोच लिए और उनसे हमने काट के देखा। अब अगर यहां पे मैं कहूं कि कोई नंबर 35 से कब कटेगा, जब वो 5 और 7 से कटेगा, तो वो नंबर जो है हमारा 35 से कट जाएगा। तो मुझे बताइए 5 से तो ये दोनों कट रहे हैं, अब नीचे वालों को नहीं देखना, केवल ए ऑप्शन और बी को देखना है। लेकिन 7 से अगर मैं काट के देखूं तो 7 नहीं में 63, ये तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम देखो 2700 क्या 7 से कटेगा, तो तुम कहोगे कि 7 या 21 बचेगा 60, 7 8 56 बचेगा 40, और जो ये 2700 है वो 7 से पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर थी। तो ये मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, और ये इसलिए समझाया ताकि जिसको नहीं पता कि एलसीएम किस तरह से लिया जाता है तो वो भी इससे सीख गया होगा। लेकिन एग्जाम में ये तरीका लगाना है जो मैंने बाद में बताया था। और जरूरी नहीं है कि हर नंबर के टुकड़े बना के चेक किए जाएं। ध्यान रखना, आप कोई ऐसा टुकड़ा अलग से निकाल लो जिससे पता लग सके कि यहाँ से आंसर हमें जल्दी पता लग जाएगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 5 7 35, 5 तो आ रहा है लेकिन 7 एक ऐसा नंबर है जो एक्स्ट्रा है, तो 7 से ही मैंने काट के देख लिया। ठीक है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ ट्रायंगल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो फॉन्ट है वो काफ़ी छोटा है, और यही रीज़न रहा कि जो मैं क्लास है वो लेट लेके आया। जो मुझे पेपर मिले मैंने उनमें से जब पिक को खींचा तो ये फॉन्ट जो है, ये जो अक्षर हैं ये बड़े छोटे छोटे आ रहे थे, तो और कोई अल्टरनेट मेरे पास था नहीं। कोशिश करना समझ जाओ, मैं इनको बोल के पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, यानी कि सत्य है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ, अब देखो 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे। ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल, कह रहे हैं समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहले, ये ट्रायंगल जो है हमारी ऐसी भी हो सकती है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं, ताकि ये सारे पॉइंट एक ही बार में डिस्कस हो जाए। ट्रायंगल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ट्रायंगल हमारी जिसके सारी साइड बराबर हों, ऐसी भी हो सकती है, ये सारी साइड क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, इसके अलावा ट्रायंगल हमारी ऐसी भी हो सकती है, इस तरह से भी आप बना सकते हो ट्रायंगल को। ठीक, और भी ट्रायंगल होती हैं जैसे जिसमें दो साइड इक्वल हों, 2 साइड इक्वल होंगे तो फिर ये वाले एंगल भी जो है वो इक्वल होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि ये मैंने अलग अलग तरह की ट्रायंगल्स बना दी। ठीक है, अब मैं यहां से आपको जो बताना चाह रहा हूं कि यहां पर एक्यूट एंगल का जिक्र आया, जिसको आप न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल जिसको आप कहेंगे न्यून कोण। ठीक है, तो आपको बता दें एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कौन सी होगी, ऐसी त्रिभुज जिसमें जो एंगल है हमारे वो लेस देन 90 डिग्री है। जो थीटा है हमारा, जो एंगल है ट्रायंगल का, वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहां पर ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये एंगल, ये सारे ही कैसे हैं, 90 से कम हैं। तो इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है, एक्यूट एंगल के बारे में पता लगा। अब देखो ये भी हमारी जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसके भी जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, जबकि इसमें ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब सीधा एंगल। इसके भी एंगल जो है वो हमारे 90 से कम है। तो ये भी हमारी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है और ये भी हमारी एक्यूट है। मैंने 2 ट्रायंगल छोड़ दी। क्यों? उन 2 ट्रायंगल में एक है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका जो एक एंगल है वो आपका 90 डिग्री हो। एक ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो देखो इस वाली ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दिख रहा है,
तो ये हमारी कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बात समझ में आ गई। अब तीसरी हमारी कौन सी बच गई, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें जो एंगल है, कोई एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो हम उसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो तुम मुझे बताओ, इस वाली ट्रायंगल में अगर ये ऐसे लाइन होती तो ये 90 डिग्री का होता, ये 90 डिग्री का होता, लेकिन ये एंगल इस तरीके से है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 से बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे ये वाली ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब हम पॉइंट्स को फिर से पढ़ते हैं। उसने पहला पॉइंट बोला, ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। उसने कहा कि जितने भी एंगल हैं वो हमेशा ही न्यून कोण होंगे। तो क्या ये बात सही है? देखो, इसमें तो नहीं हुए सारे, इसमें तो सारे नहीं हुए ना। मानता हूं मैं इन तीन ट्रायंगल्स में जो एंगल है वो हमारे 90 से कम है, यानी कि एक्यूट है, लेकिन ये वाली ट्रायंगल जो है ये भी तो पॉसिबल है बनाना, और ये भी पॉसिबल है, तो एक्यूट तो नहीं हो सकता। तो पहले वाला पॉइंट तो जो है इसमें वो गलत है। दूसरा, वन एंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, यानी कि एक कोण हमेशा समकोण होता है। अब इस बात की भी क्या श्योरिटी है भाई, इसमें तो कहीं नहीं है 90 डिग्री का एंगल, इसमें भी कहीं नहीं है 90 डिग्री का, वो तो केवल इसके अंदर होता है ना, लेकिन सभी में तो नहीं होता। तो इसलिए जो सेकंड पॉइंट है ये भी आपका गलत है, यानी कि बी पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, वन एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एक कोण हमेशा ही जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि एक एंगल हमेशा ही क्या होगा, अधिक कोण होगा, 90 से ज्यादा होगा। तो तुम मुझे बताओ, इसमें तो ठीक है एक 90 से ज्यादा है, इनमें तो है ही नहीं 90 से ज्यादा, ना इसमें है 90 से ज्यादा और ना इसमें है 90 से ज्यादा, नहीं है ना। तो फिर ये थर्ड पॉइंट भी क्या हुआ, ये गलत हुआ। हर एक पॉइंट को समझना है कि उसका थ्योरी क्या है, वो किस तरह से होता है, तो जिसको ये पता होगी वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा कि वन एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, कि एक जो कोण है वो हमेशा एक्यूट होगा, यानी कि एक कोण हमेशा न्यून कोण होता है एक त्रिभुज के अंदर। अब आप देखो, इसके अंदर तो तीनों न्यून कोण है, यानी कि एक होना चाहिए कम से कम, इसमें तीनों है, ठीक है। इसमें एक 90 है, बाकी ये जो है 90 से कम है, यानी कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री से कम होना। तो ये बात भी सेटिस्फाइड हो रही है इसमें भी तीनों एक्यूट है, इसमें भी तीनों। अब इसकी बात करो, इसमें एक तो अधिक कोण है, यानी कि एक एंगल तो 90 से बड़ा है, लेकिन बाकी वाले तो जो है वो 90 से छोटे हैं, यानी कि एक्यूट है। तो इसका मतलब जो लास्ट पॉइंट था कि वन एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, यानी कि एक कोण हमेशा ही न्यून कोण होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो है तो वो वीडियो की जो है स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। मेरा टारगेट है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, मैथ से डर ना लगे। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट था इस क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ो। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आप लोग गलती कर देंगे, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट में, इस बारे में एक बार देखें। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 1 करोड़ इज इक्वल टू, यानी कि 1 करोड़ किसके बराबर है। तो अब इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा, इकाई पढ़ा होगा, मैं दोनों लिख दूंगा। इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, ठीक है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, ठीक है। ये आई थिंक इधर बाहर चला जाएगा, 10,000 देखते हैं, कोई बात नहीं। 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, ठीक है, अभी है रेंज में 10 लाख, फिर आता है जाके करोड़, ठीक है, फिर करोड़ से बड़ा होता है 10 करोड़, इस तरह से चलते हैं, ठीक। अब इसको मैं बता दूं, जो इंग्लिश वाले हैं वो उसको बोलते हैं वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, ये होता है 10,000, TTH,
फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख और फिर होता है करोड़। इसके आगे फिर क्या आता है 10 करोड़ आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो इकाई का मतलब क्या होता है। देखो यहां से लिख के दिखा रहा हूं, इकाई का मतलब क्या होता है भाई, एक, ये होता है। दहाई यानी कि टेंस, इसका मतलब क्या होता है 10। 100 का मतलब क्या होता है, सभी जानते हो तुम, 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, रटना नहीं है कहीं पर, बड़ा आसान है। देखो इसको क्या बोलते हो तुम, 1000 यानी कि 1000। ठीक है, ऐसे कोमा भी लगाते हैं इसमें। फिर होता है 10,000, 10,000 को तुम इस तरह से बोलते हो भाई। ठीक है भाई, ये भी। फिर होता है लाख, लाख को मैं यहां लिख रहा हूं, लाख में कैसे होगा 1, फिर 00, फिर 000। फिर 10 लाख, 10 लाख को मैं यहां लिख रहा हूं 10, 00, फिर 30 और फिर हमारा आता है लास्ट करोड़। करोड़ में क्या होता है भाई, देखो 1, फिर 2 0, फिर 2 0 और फिर 3 0। तो मैं यहां से आपको लिख के क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि दहाई यानी कि टेंस में 1 0 आती है, 100 में 2 0 आती है, 1000 में 3 0 आती है, सभी को पता है, ये बात मालूम है सबको। 10,000 में 4 0 आते हैं, याद रखना दोस्तों। लाख में 5 0 आती है, 1 लाख में 5 0 होती है। 10 लाख में 3 to 5 और एक 6 0 होती हैं। डिजिट तो 7 होते हैं, लाख में डिजिट तो 6 होते हैं, बट मैं जीरो की बात कर रहा हूं कि जीरो कितनी होती है। और करोड़ के अंदर जो होती है आपकी टोटल 7 जीरोस होती हैं। डिजिट आपके 8 होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, डिजिट तो टोटल 8 हैं, बट मैं जीरोस की बात कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऑप्शन को तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे हैं उसने क्या बोला, उसने बोला 1 करोड़, जो 1 करोड़ है वो किसके बराबर है। तो तुम कहोगे सर जी 1 करोड़ तो ये लिखा हुआ आपने, अब ये किसके बराबर है। अब मैं ऑप्शन से देखता हूं, मैंने लिखा 100 लाख, 100 लाख, तो 100 तो मैंने ये लिख दिया, और लाख में मैंने कितनी बताई थी जीरो, तो तुम कहोगे कि सर जी आपने बताई थी यहां पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। दिस इज 100 लाख, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था 1 लाख में टोटल 5 जीरो होती हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा 100 लाख, यानी कि 100 लाख, यहां पे लिखा है 100 लाख। तो मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर हुए, तो तुम कहोगे सर जी इसमें भी 7 जीरो हैं और इसमें भी 7 जीरो हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन भी चेक करा देता हूं, हालांकि आंसर आ गया, ऑप्शन ए जवाब है। अब अगर ऑप्शन बी है तो तुम मुझे बताओ, ऑप्शन ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी के हिसाब से वो लिखा है 1000 लाख, तो 1000 तो ये हो गया, और लाख के लिए आप कितनी जीरो लगा दोगे, 5 जीरो लगा दोगे, तो ये कितना बन गया 5 और 3 8 जीरो बन गए ये तो, जबकि करोड़ में तो 7 होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है आंसर नहीं है। फिर देखो लिखा है 10 लाख, तो 10 लाख के लिए मैं क्या लिखूंगा 10, और लाख की हम कितनी लगा देंगे 5 जीरो यहां पर लगा देंगे, तो जो 10 लाख है ऑप्शन सी वो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर टोटल 6 जीरो बनी, जबकि करोड़ में होती है टोटल हमारी 7 जीरो। एंड लास्ट इज 100,000, ध्यान दो उसने बोला 100 और 1000, तो 1000 के नाम की कितनी होंगी 3 जीरो होंगी, तो टोटल यहां पर तो 5 ही बनी, तो फिर ऑप्शन डी भी जो है वो आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आसान था क्वेश्चन। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, वो कह रहा है कि जो 100 टाइम जो है वो 1 लाख है, तो 100 टाइम 1 लाख है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 हो गया, 3 2 5 और 2 7। ठीक है, तो बात वही आएगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 लाख, तो 100 लाख ये लिखा है यहां पर। 10 लाख के लिए यहां 10 लिखना और आगे 1 लाख लिखना, मल्टीप्लाई करोगे तो वो देखना कि क्या वो 1 करोड़ के बराबर आ रहे हैं, अगर आ गया तो वो आंसर होगा, नहीं तो फिर इस तरह से ऑप्शन ए आंसर आ गया। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करो भाई, तब तक आप इस क्वेश्चन को करें, क्या आंसर आएगा देखते हैं। क्या कह रहा है भाई, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 3:3/4, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट में, ये 3:3/4 रुपीज है।
इफ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 3:3/4 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स इज, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं एक सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात, मैं कह दूं भाई 5 पेंसिल है ना, 5 पेंसिल जो है वो हमारी 20 रुपए की आई। मैं कह दूं 1 पेंसिल कितने की आई, तो तुम कह दोगे सर जी 20 को 5 से डिवाइड कर दो, तो तुम कहोगे सर जी 4 रुपए की आई। मैं कह दूं 2 पेंसिल कितने की आई, तो तुम कहोगे सर जी अगर 4 रुपए की एक है तो 2 पेंसिल तो 8 रुपए की हो जाएंगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो यही बात यहां लिख दो कि 5 पेंसिल जो हैं वो हमारी 3 सही 3/4 रुपए की हैं। तो 3 सही 3/4 को तुम क्या कहोगे, 4 × 12 और 3 15/4। तो मैं इसको सोल्व करके यहां लिख रहा हूं 15/4 रुपए। तो एक पेंसिल कितने की बताओगे भाई दोस्तों, तो तुम कहोगे 15/4 और सर जी 5 से डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड किया था ना 5 से, तो 5 नीचे आ जाएगा। उसने बोला कि 2 पेंसिल कितने की आएंगी, तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी, तो 2 के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो 15/4 गुणा में 5 और गुणा में 2। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे। तो तुम देखो 5 दिए 15, 2 दूनी 4, ये आ गया 3/2 और ऑप्शन में कैसा लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे ही बता देंगे, नहीं तो फिर हम बोल देते थे 1.5 रुपये आ गया। तो 3/2 रुपये यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आपने मैथ नहीं भी पढ़ा तो भी आप आंसर करके आ सकते हैं। और ध्यान रखना कि लेवल 1 और लेवल 2 सिलेबस बहुत कम है, क्वेश्चन जो हैं आपको पूरे पूरे नंबर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब देखो मैंने कहा था कि किसी मैथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल आप ऐसे आंसर कर सकते हो, रोजमर्रा की बातें हैं यार। राम हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड मोहन हैज़ 5 चिल्ड्रन। राम के 3 बच्चे हैं और मोहन के 3 बच्चे हैं, मोहन के 5 बच्चे हैं। Each of them spend a sum of ₹450 per month on the education of their children। यानी कि दोनों में से प्रत्येक अपने बच्चे पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 450 रुपए एजुकेशन पर मंथली खर्च कर रहे हैं, 450। Then whose monthly average expenditure on education per child is more and by how much amount। तो कह रहा है कि किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर जो औसत मासिक खर्च है वो ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर 450 रुपये खर्चा है 3 बच्चों का तो पर बच्चे का 150 रुपये पड़ेगा, इसमें कोई रट्टे वाली बात है। ये कौन भाई साहब हैं, ये राम भाई साहब हैं, राम के बच्चे 150 रुपये पर बच्चे की फीस है। जबकि मोहन के साथ क्या है, मोहन के 450 रुपये में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनकी 90 रुपीज मंथली फीस है। क्यों भाई, तो तुम मुझे बताओ, उसने ये कहा कि किस परिवार के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च, औसत मासिक खर्च का मतलब होता है एक बच्चे का कितना खर्च पड़ रहा है। तो जितने बच्चे हैं टोटल अमाउंट को उससे डिवाइड कर देना, एक बच्चे का खर्च आ जाएगा। तो इसके वाले महंगे हैं, है ना। तो बोल रहा था किसका औसत मासिक खर्च ज्यादा है, तो तुम कहोगे राम का ज्यादा है। तो देखो इन 2 ऑप्शन में राम का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है आंसर। फिर कितने रुपए ज्यादा है, तो तुम मुझे बताओ, इसका बच्चा 90 रुपए में पढ़ रहा है, इसका 150 में पढ़ रहा है, तो इसका ज्यादा है कितना, 60 रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब राम का 60 रुपए ज्यादा है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। तो बताओ कौन से मैथ को सिखाने की जरूरत थी, बिल्कुल आसान था आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन आ गया भाई, कह रहा है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लीस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो देखो भाई यहां पर जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं आपको बता दूं, यहीं पे बता देता हूं। 24-25 1 का अंतर है, देखो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसको अंश बोलते हैं इसको हर बोलते हैं। ये 24 से 25 1 का अंतर, 10 से 11 यहां भी 1 का अंतर, 99 से 100 यहां भी 1 और 68 से 69 यहां पर भी 1 का डिफरेंस है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो देखो भाई ये सिर है ये पैर है, तो जिसका सिर छोटा है वो छोटा है और जिसका सिर बड़ा है वो सबसे बड़ा है। तो इसका सिर सबसे छोटा है ना, तो ये वाला सबसे छोटा है, और इसका सिर सबसे बड़ा है तो ये वाला सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इनका जो अंतर है वो सबका सेम है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेम ना भी हो, तो उसके लिए मैं एक तरीका ही बता देता हूँ। तरीका क्या है, यहाँ से और वेरीफाई हो जाएगा। ये पहला था 24/25, दूसरा था हमारा 10/11,
तीसरा है हमारा 99/100 और चौथा है हमारा 68/69। तो आपको बता दूं, अगर ये डिफरेंस सेम ना होता, जैसे इनमें एक एक का है ना, 24 से 25, 10 से 11 एक एक का है, अगर डिफरेंस सेम ना हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके लिए आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है, 1, इन दोनों का अंतर भी 1, इनका भी 1, इनका भी 1। अगर कोई और क्वेश्चन हो जिसमें अंतर 2, 3, 4, 5 इस तरह का कुछ भी आए तो वो आपने देख लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। अब क्या करना है भाई, अब जो ये ऊपर वाला नंबर है, इस ऊपर वाले नंबर को इस डिफरेंस से डिवाइड कर देना और आंसर यहां पे निकाल लेना। ठीक है, हो सकता है किसी में 2 का अंतर हो, मान लो इसमें 2 का अंतर होता तो 10/2 ये 5 आ जाता। तो इस तरह से आपने सोल्व करना है, ऊपर वाले अंतर को इससे डिवाइड करना है और देखना है कि आपके पास क्या आ रहा है। ये 99 आया, इसको सोल्व किया तो ये हमारा 68 आया। तो तुम मुझे अब देख के बता दो, उसने पूछा सबसे छोटा कौन सा है, तो तुम्हें कोई छोटा दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, तो ये इसका आंसर है। ध्यान रखना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैंने ये बोला था कि आंसर अगर ऐसे एक एक का गैप है, एग्जाम में तो बड़ा आसान पूछा हुआ था, तो फिर ये मत करके दिखाना, समय वेस्ट ना करना, यहां देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आ जाए, मैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको और क्वेश्चन भी सिखा रहा हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये गैप इक्वल ना हो तो फिर उसको ऐसे चेक कर लेना। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पढ़े ध्यान से क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर if area of rectangle is equal to the area of this square and length of rectangle is 81 centimeter, then difference between length and breadth of rectangle is equal to। एक वर्ग का परिमाप, हिंदी में कह रहा है कि एक वर्ग है जिसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। तो ये दोस्तों मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करते चले जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें स्क्वायर का जिक्र हुआ जिसे आप वर्ग बोलते हैं, तो पहले उसको छाप दो, वो होता कैसे है आपको बता दूं दोस्तों। एक वर्ग, एक स्क्वायर ऐसी एक फिगर होती है, ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है, पहली बात समझ में। फिर उसने बोला कि एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो 144 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर किसको बोलते हैं, सारी साइड का टोटल अगर आप कर दोगे तो वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो मुझे बताओ, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, टोटल कितना दे रखा है, 144। तो एक साइड कितनी होगी, मैंने कहा 4 साइड मिलकर 144 बना रही है, तो एक साइड कितना बनाएगी, तो 144 को 4 से भाग कर दो, तो तुम कहोगे 4 × 12 4 × 24। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। तो एक साइड कितनी होगी, 36, यानी कि ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 और ये भी 36। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया। पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है, सारी साइड का टोटल। और सारी साइड, कितनी साइड है इसमें, 4 साइड हैं, और चारों कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो इन चारों साइड का टोटल कितना है, 144। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे 144। अगर 4 साइड 144 बना रही हैं तो एक साइड कितना बना रही है, तो वो है 36। यानी कि ये बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहे हैं, इसका जो है, कह रहे हैं एक आयत है, उसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले अब आयत पता होनी चाहिए कैसी होती है भाई। ये है आपकी आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ रही है भाई, ये आयत है, ठीक है, सही बन रही है। मोटी हो गई इधर से, कोई बात नहीं, लो पतली कर लेते हैं। भावनाओं को समझो कि क्या बनाया जा रहा है, ठीक है। ये आयत है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जितनी ये उतनी ये, जितनी ये उतनी ये, ठीक है। तो इसका परिमाप पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, उसने बोला कि जो इसका एरिया है ना, वो इसके एरिया के बराबर है। तो तुम मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे। तुम्हें इसका सबको पता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, ये L इंटू में B, ये इसका एरिया होता है, ऐसे कहते हो ना तुम। तो तुम मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू में चौड़ाई, और दोनों सेम ही है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया क्षेत्रफल, यहाँ लिख रहा हूं मैं,
इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी कि 36 इंटू में 36। ठीक है, अब देखो 36 इंटू 36 को कैसे कहूंगा, 36 इंटू 36 को मैं 36 का स्क्वायर कह दूं, कोई दिक्कत है? बात तो वही है। अब तुम कैसे करोगे, तुम तो ऐसे शुरू हो जाओगे, तुम कहोगे जी 36 इंटू में 36 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करना कैसे वो सुन लो। मुझे बताओ इस 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 36। कर दोगे सारे? बिल्कुल। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तुम कहोगे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 9। लेकिन यहां पर कंडीशन है दोस्तों कि 2 डिजिट होने चाहिए। तो जैसे इसमें 2 आ गए थे, इसमें 1 आया, तो 1 तुम अपने पास से 0 लगा देना। ठीक है भाई। अब 3 गुना 6 कितना होगा, 18, 18 गुना 2 कितना होगा, 36, 3 6 के 18 दूनी 36, तो तुम यहाँ पे 36 लिखना। लेकिन कंडीशन क्या है, इधर से 1 डिजिट छोड़ के लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा खुला लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझो। राइट से 1 डिजिट छोड़ के जो भी आ रहा है उसको इधर लिख दें और उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दें। अब किसी को लग रहा होगा सर ये तो बहुत समय ले रहा है, भाई अगर तुम्हें लग रहा है समय ले रहा है तो तुम इसको कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट के लिए 0 लगाना, लेफ्ट में लगाना, राइट में लगाओगे तो 90 बन जाएगा। फिर 3 6 के 18, 18 दूनी 36, तो 36 यहाँ लिख दें एक पोजीशन छोड़ के और इनको ऐड करेंगे तो ये 6 बनेगा, ये 9 और ये 9 और 3 12, तो 1296 आ गया। इसका मतलब इसका एरिया कितना बना, 1296, और इसका एरिया भी कितना बना, 1296। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? उसने कहा था आयत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, इस वर्ग के एरिया के बराबर है। क्लियर है यहां तक बात? अब उसने कहा कि इसकी जो लंबाई है वो 81 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ जो है क्वेश्चन में वो 81 सेंटीमीटर गिवन है। देखो तुम ध्यान से, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और एक एक लाइन से क्वेश्चन को चलाता जा रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर ये 81 है तो कह रहा था आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होगा। तुम मुझे बताओ इसका एरिया 81 इंटू में b इक्वल टू 1296 होगा। क्या किसी को दिक्कत? क्लियर है यहां तक? अब यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, इस 1296 को इस 81 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा देखो, 6 2 8, 9 से काट लेते हैं, 9 9 में 81, 9 एकम 9, 3 9 चौके 36 और 9 चौके 36। ठीक है, फिर 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 छीके 54, तो चौड़ाई कितनी आ रही है, 16 आ रही है। ठीक है भाई, चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई, ये हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब पूछना क्या चाह रहा था, पूछना तो ये चाह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होगा, यानी कि L माइनस B वो आपसे पूछना चाह रहा था। तो L की वैल्यू है 81 और B की वैल्यू है 16, दोनों को तुम माइनस कर देना, 6 और 5 11, 7 में से 1 गया 6, तो 65 सेंटीमीटर कहीं पर दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। तो इस तरीके से करना था। तो कहीं पर कोई मुश्किल लग रही है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ वीडियोस के लिए, कोशिश रहेगी अब डेली आपके सामने आ जाऊँ। ठीक है, तो बस लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।